स्टूडेंट, वेलकम टू दी क्लास। हम पढ़ रहे हैं बीएससी नर्सिंग फोर्थ ईयर का सब्जेक्ट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, जिसमें अभी हमारा टॉपिक चल रहा है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में मैंने ग्लासको-कोमा स्केल कंप्लीट करवा दिया है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक सेरिब्रल एनेरिज्म। ये सारी चीज मैं सिलेबस अकॉर्डिंग कंप्लीट करवा रही हूँ, सिलेबस अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ। आप फोर्थ सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है वो आप चेक कर सकते हैं एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर में। ठीक है, अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर क्लिक कर लो, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और कोई भी डाउट होता है तो तुम मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। ठीक है, तो हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। क्या बोला है? ब्लड टू द ब्रेन इज सप्लाइड बाय 4 मेजर ब्लड वेसल्स दैट जॉइन टूगेदर फॉर्मिंग अ सर्कल ऑफ व्हील्स एट द बेस ऑफ ब्रेन। ठीक है, तो मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई होता है, ठीक है, वो 4 मेजर ब्लड वेसल्स ब्रेन को ब्लड सप्लाई करते हैं। और ये जो 4 मेजर ब्लड वेसल्स है, जब वो एक साथ ज्वाइन हो जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं? सर्कल ऑफ व्हील्स बनाते हैं। ठीक है, समझ गए? ब्रेन को जो ब्लड सप्लाई करता है वो 4 मेजर ब्लड वेसल्स ब्रेन को ब्लड सप्लाई करते हैं, और ये 4 मेजर ब्लड वेसल्स एक साथ ज्वाइन होकर बनाते हैं आपका सर्कल ऑफ व्हील्स। ठीक है, जो क्या कहलाता है आपका एट द बेस ऑफ ब्रेन, जो ब्रेन का बेस कहलाता है। वो क्या क्या ब्लड वेसल्स है आपका? तो पहला एंटीरियर सेरिब्रल आर्टरी, पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी एंड बेसिलर आर्टरी। ठीक है, ये 4 आपके मेजर ब्लड वेसल्स हैं। याद रखना, इसे हम सर्कल ऑफ व्हील्स कहते हैं। ये आपका एग्जाम में पूछता है, ये आपके गवर्नमेंट एग्जाम नॉर्सेट में भी इसका क्वेश्चन आता है, सर्कल ऑफ व्हील्स क्या है, तो इस चीज को याद रखना। समझ में आया? अब देखते हैं आपका दूसरा डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन क्या बोला है? अ ब्रेन एनोरिज्म इज द बल्जिंग और बैलून इन द ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन। इट ऑफ्टन लुक लाइक बेरी हैंगिंग ऑन दी स्टीम। मतलब क्या बोला है आपका कि ब्रेन एनोरिज्म जो होता है वो क्या होता है? बल्जिंग और बैलून लाइक ब्लड वेसल। जो ब्रेन का जो ब्लड वेसल्स होता है वो ब्लड वेसल्स क्या हो जाता है वहां पे? बल्जिंग या फिर बैलून लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है। जैसे इमेजिन करो ये ब्लड वेसल्स है, तो ये क्या हो जाएगा? बल्जिंग या फिर बैलून लाइक स्ट्रक्चर हो जाएगा, जो क्या कहलाता है? ऑफ्टन लुक लाइक अ बेरी हैंगिंग ऑन द स्टीम। मतलब क्या बोला है? ये स्टीम पे लटकी बेरी के समान, जैसे कि मटर के दाने के समान दिखाई देती है। जैसे समझ गए, ये आपके स्टीम तना पे लटकी हुई मटर के दाने के समान दिखाई देता है। ये अगर सिंपल वर्ड में अगर आप समझना चाहो तो आप ये समझो कि जो ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स की वॉल होती है वो वीक हो जाती है। वीक होने की वजह से वो क्या हो जाती है? फूल जाती है, मतलब बैलून लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाती है। और यही क्या कहलाता है आपका? सेरिब्रल एनोरिज्म। जो ये बैलून की तरह ये फूल जाती है, यही कैसा दिखाई देता है? स्टेम पे लटकी हुई बेरी के समान। समझ गए? मतलब वही है कि मटर के दाने के समान ये दिखाई देती है। नेक्स्ट आपका क्या है? A brain aneurysm leak and ruptured causing bleeding into the brain, जो क्या कहलाएगा? हेमरेजिक स्ट्रोक। मतलब क्या बोला है? कभी कभी ये जो बल्जिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है या बैलून लाइक स्ट्रक्चर जो होता है, ये क्या हो जाता है? रप्चर्ड हो जाता है, फट जाता है। ठीक है, तो यहाँ वहां पे क्या होगा? अगर वो रप्चर्ड हो गया, फट गया, तो पूरे ब्रेन में ब्लीडिंग होने लगेगी, और यही ब्लीडिंग आपका हेमरेजिक या स्ट्रोक कहलाता है। क्लियर हुआ इतना? ये आपका डेफिनेशन था, ये आपका इंट्रोडक्शन था। नेक्स्ट है आपका इटियोलॉजी। क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके? तो ओल्डर एज में ये चीज हो सकता है, जेनेटिकली ये चीज हो सकता है, सेरिब्रल एनेरिज्म अगर जेनेटिक्स में है या किसी फैमिली हिस्ट्री में है। सिगरेट स्मोकिंग है, अगर पेशेंट सिगरेट और स्मोकिंग का कंटिन्यू कंजप्शन कर रहा है, या फिर हाइपरटेंशन है, या ड्रग एब्यूज या फिर ड्रग्स ले रहे हैं वो। फिर आता है आपका हैवी अल्कोहल कंजप्शन, अल्कोहल का कंजप्शन कर रहा है। इनहेरिटेड कनेक्टिव टिश्यूज डिसीज। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यूज डिसीज जो है वो इनहेरिटेड है, मतलब वो जेनेटिकली है, बाय पर्सन टू पर्सन वो ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, जनरेशन वाइज ट्रांसफर हो रही है। फिर आता है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज। अगर किडनी में अगर पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज हो गया है, किडनी डैमेज हो गया है, उस कंडीशन में भी ब्लड वेसल्स होते हैं, वो क्या हो जाएंगे? उसकी वॉल वीक हो जाएगी। फिर आता है आपका
कोर अट्रैक्शन ऑफ अयोटा। ये क्या होता है? ये एक कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होता है। ये क्या होता है? बॉडी की जो हमारी सबसे बड़ी आर्टरी है उसमें जो अयोटा की जो लाइनिंग होती है वो एक तरफ से नैरो होने लगती है, जिससे क्या होगा, ब्लड को बॉडी में फ्लो होने में क्या हो जाएगी, डिफिकल्टी होने लगेगी, और जो ब्लड है वो प्रॉपरली सारे ऑर्गन तक प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएगा, जिससे बीपी इंक्रीज हो जाती है। अगर सिंपल वर्ड में बोलोगे तो क्या होता है, हमारी जो बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी है अयोटा, वो क्या हो जाती है, पतली होने लगती है। उसे ही हम लोग कोर अट्रैक्शन ऑफ अयोटा बोलते हैं। फिर आता है सेरिब्रल एंटीरियोवेनस मालफॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, ब्रेन के अंदर जो आर्टरी और वेन होती है वो दोनों एबनॉर्मल तरीके से कनेक्ट हो जाती है, जिससे क्या है, बीच में नॉर्मल कैपिलरीज नहीं होती, जिससे ब्लड का फ्लो जो होता है वो एबनॉर्मल हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में क्या हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है। अगर सिंपल वर्ड में समझोगे तो ब्रेन में ब्लड वेसल्स का उलझा हुआ कनेक्शन होना ही आपका आर्टरियोवेनस मालफॉर्मेशन कहलाता है। नेक्स्ट है आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है उसे हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। पहला आता है अनरप्चर्ड कंडीशन, सेकंड इज अ रप्चर्ड कंडीशन। अनरप्चर्ड कंडीशन कौन सा कंडीशन है, जो बैलून लाइक स्ट्रक्चर ब्लड वेसल्स ऐसे रहते हैं, ये अनरप्चर्ड कंडीशन कहलाता है। रप्चर्ड कंडीशन में क्या होता है, ये जो ब्लड वेसल्स है ये फट जाते हैं, ठीक है, और यहाँ से जो ब्लीडिंग है वो बाहर ब्रेन में होने लगती है, तो ये क्या कहलाएगा, आपका रप्चर्ड कंडीशन। तो अनरप्चर्ड कंडीशन में किस टाइप के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, तो पहला आता है पेन अबव एंड बिहाइंड द आई, ठीक है, पेन जो होगा वो आंख के ऊपर और आंख के पीछे होने लगेगा अनरप्चर्ड कंडीशन में। फिर प्यूपिल जो होगा वो डायलेट हो जाएगा। चेंज इन विजन, विजन जो होगा वो टोटली चेंज हो जाएगा, डबल विजन होगा पेशेंट को। एंड नमनेस वन साइड ऑफ द फेस, एक साइड के फेस में नमनेस या फिर सुन्न जो होता है ना, उस टाइप का फील होने लगेगा। फिर आता है दूसरा, नेक्स्ट है आपका रप्चर्ड कंडीशन। रप्चर्ड कंडीशन में क्या बोला है, सडन एक्सट्रीमली सीवियर हेडेक, अचानक से बहुत ज्यादा तेज हेडेक होने लगेगा, नोजिया होगा पेशेंट को, वॉमिटिंग होगा, नेक स्टिफनेस, नेक जो होगा वो घुमाने में प्रॉब्लम होगी, नेक को स्टिफ हो जाएगा, फोटोफोबिया होगा। फोटोफोबिया होगा मतलब लाइट से प्रॉब्लम होने लगेगा। ये क्यों होता है, अगर आईसीपी इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो होगा वो बढ़ जाएगा तो पेशेंट को फोटोफोबिया होगा। सीजर हो सकता है पेशेंट को, ड्रूपिंग आईलिड, आईलिड जो होगी वो झुक जाएगी पलक। फिर आता है आपका लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है, कॉन्शियसनेस लेवल कम होने लगेगा एंड पेशेंट को कंफ्यूजन होगा। तो ये इसके सिम्टम्स थे। सिम्टम्स भी इसके इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेना। सिम्टम्स अलग से पूछता है सेरिब्रल एन्युरिज्म का। इसका डायग्नोसिस, फाइंडिंग एंड मैनेजमेंट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको पीडीएफ लिंक सेंड कर दूंगी। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो लाइक कर लो, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन पर क्लिक कर लो, जिससे जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू।